बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम पढ़ने लगे आज रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर का काम है वर्क डन करके LPR से, यानी लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट करके कहाँ ले जाना, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर HTR पर ले जाना। ठीक है। सो एसेंशियली इसके कंपोनेंट्स भी उसी तरह, डेफिनेशन वगैरह भी सब। इट इज़ अ हीट इंजन रनिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हम डेफिनेशन बताएंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताएंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन लिख देंगे और फिर डायरेक्टली वर्किंग की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग इट। डिफाइन कैसे करेंगे इसे हम, इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताना है आपने। ये सारा SLO बेस्ड पैटर्न है। अच्छा, जवाब देने का अंदाज है कि आपने एग्जामिनर को कैसे जवाब देना है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और वर्किंग कैसे करता है। तो एसेंशियली जब मैं इसकी कंस्ट्रक्शन लिख रहा होगा तो मैं वर्किंग भी एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है। सो इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस में स्टिल वही सेम ओल्ड थिंग। वो क्या थी, हम सिस्टम को हीट देंगे तो वो वर्क डन करेगा। क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, तो एक है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर यानी HTR, दूसरा लो टेम्परेचर रिजर्वायर जिसे आप LTR कहते हैं, और तीसरा वर्किंग सब्सटेंस। अच्छा, रेफ्रिजरेटर में वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, रेफ्रिजरेंट होता है। और रेफ्रिजरेंट बेसिकली क्या है, कौन सी गैस, हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो इमिट होते हैं तो ओजोन की लेयर की डिस्ट्रक्शन का बायस भी बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वर्किंग में कंस्ट्रक्शन पहले इसकी ड्रॉ करते हैं, फिर इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये इसके मेन कंपोनेंट्स बन जाएंगे। तो जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स, ये आपके पास HTR है, इसका टेम्परेचर T1 है। ये आपके पास LTR है, इसका टेम्परेचर T2 है। यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस है जो कि इस केस में रेफ्रिजरेंट है। ठीक है। अब आपने इनपुट में क्या देना है, वर्क। अब इनपुट बदल गई है। ठीक है। इनपुट क्या है, इनपुट में आपने वर्क करना है। इस वर्क की वजह से क्या होगा, आप यहाँ से Q2 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, Q2 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसे कहाँ भेज देंगे, HTR की तरफ, इन द फॉर्म ऑफ Q1। अब ये डिफरेंट क्यों है, हो सकता है आप घर जाके सोचें सर हमने तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट की थी, उधर डिफरेंट भी क्यों गई है, वो कम है कि ज़्यादा। इसका जवाब देता हूँ। फर्स्ट लीजिए, यहाँ से आपने 4 जूल हीट एक्सट्रैक्ट की है, तो आपने ऊपर वर्क डन भी तो किया ना, कितना किया, 6 जूल। तो 6 + 4 कितना होगा, 10। इसका मतलब आप उतनी हीट एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे लो टेम्परेचर रिजर्वायर से जितनी हीट एनवायरनमेंट को मिलेगी, क्योंकि आपने एडिशनली वर्क भी किया होता है, तो वो भी इसी का हिस्सा बन के और एनवायरनमेंट को रिजेक्ट हो जाता है। लिहाजा आउटपुट कितनी कौन सी है यहाँ पे,
इसमें आउटपुट बड़ी इंटरेस्टिंग है। आउटपुट Q2 है या Q1 है? दोनों है। ऐसे ये आपके फ्रिज का कंपार्टमेंट है, तो आप इसको ठंडा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप कूलिंग कर रहे हैं, तो Q2 जितना बाहर निकलेगा कूलिंग उतनी ज़्यादा होगी, तो ये एक आउटपुट। फिर ये आपका कमरा है, सर्दियों में आप फ्रिज को कमरे में ही रख दें तो ये कमरे को गर्म कर रहा है, ये दूसरी आउटपुट है। सर्दियों में रेफ्रिजरेटर एक्ट्स लाइक अ हीट पंप, तो इसकी फिर दो किस्म की एनर्जी रेशोज आती हैं, एक कूलिंग एनर्जी रेशो के यहाँ पे कूलिंग कितनी कर रहा है, और दूसरा हीटिंग एनर्जी रेशो के यहाँ पे हीटिंग कितनी कर रहा है, और वही अब हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं होती, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सो हमारे पास इनपुट तो हमें पता चल गया, ठीक है, वो हमने हाईलाइट कर दी कि ये इनपुट हमारी, नहीं एसी तो इससे डिफरेंट है, नहीं एसी इसी तरह काम करता है, हीट इंजन इससे डिफरेंट है। तो ये हमारी इनपुट हो गई, और ये हमारी एक आउटपुट, और ये हमारी दूसरी आउटपुट। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। अच्छा, ये कूलिंग के लिए ये आउटपुट, और ये आउटपुट हीटिंग के लिए हो जाएगी। तो ये कूलिंग के लिए, कूलिंग ऑफ कंपार्टमेंट ऑफ द फ्रिज, और ये हीटिंग के लिए, हीटिंग ऑफ रूम। समझ आ गई बात की? तो अब इसकी वर्किंग आप कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसका डिफाइन करेंगे यहाँ पे। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में आप कूलिंग एनर्जी रेशो पहले निकाल लें। तो कैसे डिफाइन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कूलिंग को? तो कोफिशिएंट ऑफ कूलिंग तरीकाकार वही है। अच्छा, आउटपुट और इनपुट वाला, तो कैसे डिफाइन करेंगे? आउटपुट बाय इनपुट इस केस में कैसे होगा? हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एलटीआर टू वर्क डन। ठीक है, सो हम इसको डिफाइन कर देते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम LTR to input work। अच्छा, तो बताइए कि कितनी हीट एक्सट्रैक्ट किया आपने? Q2, और कितना वर्क किया आपने? Q1 माइनस, अच्छा पहले तो नहीं Q1 माइनस, पहले तो आप वर्क लिख दें ना, W लिख दें। ठीक है, इधर हीट ऑफ कूलिंग लिख दें। अच्छा, जो वर्क डन हुआ है, देखें कितना वर्क डन हुआ है? 6 जूल। 6 जूल 10 - 4 के बराबर है। अच्छा, तो लिख देते हैं कि 6 जूल इज इक्वल टू 10 जूल माइनस 4 जूल। तो वर्क डन कितना हुआ? Q1 माइनस Q2। समझ आ गई? वर्क की ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हीट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। समझ आ गई? अच्छा, अब LCM स्प्लिट कर लें, तो कोफिशिएंट ऑफ कूलिंग Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q2। ठीक है, फिर क्या होगा? Q2 बाय Q1 माइनस 1। कोई डाउट है यहाँ तक? कुछ समझ ना आई हो तो पूछ लें। क्लियर है सबको? 100%। वहाँ पे बिजली, ये जो रेफ्रिजरेटर है बिजली पे चलता है ना, तो बेसिकली रेफ्रिजरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है वो गैस को, गैस रेफ्रिजरेटर के अंदर दो कंपोनेंट्स लगे हैं, एक है कंप्रेसर, दूसरा है कंडेंसर। कंडेंसर बिजली पे चलता है और गैस को ठंडा करता है,
और कंप्रेसर उस सारी गैस को पैनल के अंदर मूव करवाता है। आप एसी का डोर ओपन करें ना तो इधर एक शीट लगी हुई है, शीट के पीछे वो कूलिंग पैनल लगा हुआ है जिसमें ये रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। तो अब हीट का क्या असूल है? इट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। जैसे लाइक व्हाई नॉट कि हम इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बना दें। ओवर हियर ये जो आपका फ्रिज का कंपार्टमेंट है बैक साइड पे, ठीक है, तो इसकी बात करूँगा। इसमें ऐसे ट्यूब लगी होती है, कॉपर ट्यूब, ठीक है, और इसके अंदर वो गैस फ्लो करती है। अच्छा, अब आपने क्या किया है वो बताते हैं आपको। ये आपके फ्रिज का कंपार्टमेंट बन जाएगा, ठीक है। इधर फॉर एग्जांपल आपने एक हॉट कॉफ़ी रखी है। अब इस ट्यूब के अंदर जो कूलेंट फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर कम है, और यहाँ पे आपने एक कॉफ़ी का कप रख दिया, ठीक है, या एक बाउल रख दिया, लेट्स से बाउल भी ला के रख देते हैं। तो हाँ, बाउल में आप अपनी मर्जी की कोई भी चीज़ रख दें। ठीक है, बाउल बहुत बड़ा है। और ये बाउल उठा के आपने रख दिया यहाँ पे, और इससे ये धुएं भी निकल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हाई टेम्परेचर पे है और कूलेंट जो है वो लो टेम्परेचर पे, और हीट का असूल क्या है? इट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो नतीजा क्या होगा? यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट होके कूलेंट को जाती रहेगी, वो गर्म होगा, कंडेंसर उसको क्या करेगा? बिजली यूज़ करके ठंडा करेगा, और वो सारी हीट उठा के बाहर फेंकेंगे कमरे में। समझ आ गई? अच्छा, सो ये सबको क्लियर है? वेरी गुड। ये बिल्कुल गलत है। ये क्यों गलत है बताएं, शाबाश, इसमें क्या गलती है? सारे सोए हैं, मुझे पूरा यकीन था आज कि आप लोग ये गलत करोगे। देखो, पॉलिटिशियंस कोई ऐसे नहीं होते कि बाहर से आते हैं, इसी मुल्क से उठ के बनेंगे ना, इसी क्लासरूम से उठ के बनेंगे, खुदा ना खास्ता। Q1 डिवाइडेड बाय, ये कभी भी, हाँ, ये कभी भी स्प्लिट नहीं हो सकता, ठीक है। ये अगर इस फॉर्म में होता Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, तो फिर LCM स्प्लिट होते। एफिशिएंसी ना होना एक अलग बात है। यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ कूलिंग फाइंड कर रहे हैं। इधर मैथमेटिकल मिस्टेक किया आप लोगों ने इस स्टेप में, कि आप लोगों ने सोचा कि ये तो इधर स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट होकर ऐसे नीचे चला जाएगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये अगर इस फॉर्म में होता ना Q1 माइनस Q2, तो फिर ये ऐसे होता Q1 माइनस Q2 बाय, फिर ये स्प्लिट होता। नीचे जब सब्ट्रैक्शन हो और ऊपर सिंगल क्वांटिटी हो तो स्प्लिट नहीं हो सकता, ठीक है। आप लोग बेटा ऐसा करें कि क्लास 6 में आप लोगों ने मैथ से नहीं सीखी, उसकी अलग से फीस जमा करा दें, क्योंकि वो भी मुझे ही पढ़ानी पड़ रही है, ठीक है। क्लास के बाद जमा करा दें। लॉकडाउन था क्लास 6 में, तुम लोग वही कोरोना वाले बच्चे हो। आयोडीन के साथ साथ स्टडीज की भी कमी रह गई है, पेपर घर में भी, इसीलिए तो ये हाल है। चलो इधर देखो, ये स्प्लिट नहीं होता, और इसको सिंपली T2 माइनस T1 माइनस T2 भी लिख सकते हैं। ये फार्मूले आपके कंप्लीट हो जाते हैं एज इट इज, ठीक है। तो ये है आपके पास फार्मूला इन टर्म्स ऑफ हीट, और ये है फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? अच्छा, सेकेंड है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो कूलिंग एनर्जी रेशो, बल्कि उसको एज अ हीट पंप हम ट्रीट कर लेते हैं। आई ट्राई कि इसको यहीं पे रेफर कर दें।
जैसे कि मैंने बताया कि सर्दियों में फ्रिज एज अ हीट पंप काम करेगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी हीटिंग एनर्जी रेशो या उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है। तो कोफिशिएंट ऑफ हीटिंग इज इक्वल टू, अब आउटपुट बाय इनपुट को देखें। इनपुट तो वही वर्क किया है ना, लेकिन हीटिंग के लिए आउटपुट क्या है, Q1 है। तो अब आप वहां पे इसी तरह पुट करेंगे। It is heat rejected to HTR upon input work। तो जो हीट रिजेक्ट हुई है दैट इज Q1 और जो वर्क डन हुआ दैट इज W। तो ये आपके पास ईटा की वैल्यू हो गई, ठीक है। इसी तरह अगर आप वर्क डन की वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं, इट इज Q1 माइनस Q2, तो वो वैल्यू इधर भी पुट कर दें। तो वो वैल्यू इधर पुट करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ हीटिंग इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। देखें दोनों के फॉर्मूला में स्लाइट डिफरेंस है, इधर Q2 है और इधर Q1 है। और अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखना चाहते हैं तो फिर T1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। समझ आ गई सबको? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।